गुलाम रसूल ने मुझसे कहा, आ जाओ। हम हुजरे के पीछे दरवाजे से निकले। पीछे एक जीना मस्जिद की छत को जाता था। हम जीना चढ़कर मस्जिद की छत पर आ गए। हम झुककर चलते मस्जिद के गुंबद की ओट में होकर एक जगह बैठ गए। ये मस्जिद आबादी के मकानों से ऊंचाई पर बनी हुई थी और यहाँ से दूसरे मकानों की छतें काफ़ी नीचे थीं। गुलाम रसूल आंखों के आगे दूरबीन लगाकर एक तरफ देखने लगा। फिर उसने दूरबीन मुझे देते हुए कहा, जहाँ से आगे जो टीला है उस पर पुलिस के सिपाही पहरे पर मौजूद हैं। वो तुम्हें साफ नजर आ जाएंगे। टीले की दूसरी जानिब 2 मंजिला इमारत तुम्हें नजर आ जाएगी। ये इमारत नेहरू इंटरोगेशन सेंटर है। अब दूरबीन लगा कर देखो। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। टीला वैसे मस्जिद से काफ़ी फासले पर था। ये टीला नेहरू इंटरोगेशन सेंटर के अतब में वाक़ था और जैसा कि कमांडो शिरवान ने बताया था, इस टीले पर पुलिस के आदमी दिन रात पहरे पर मौजूद रहते हैं ताकि इस तरफ से कोई हुर्रियत परस्त कश्मीरी कमांडो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सेंटर की दीवार कूद कर अंदर न चला जाए। उन्हें ऑर्डर था कि अगर कोई शख्स दीवार फांदता नजर आए तो उसे वहीं शूट कर दिया जाए। दूरबीन इतनी ताकतवर थी कि मुझे वो टीला जो मस्जिद से काफ़ी दूर था बिल्कुल करीब दिखाई देने लगा। मुझे 3 सिपाही नजर आए जो टीले के ऊपर चल फिर कर पहरा दे रहे थे। उनमें से 2 सिख थे। मुझे एक सिख की दाढ़ी के बाल भी नजर आ रहे थे। गुलाम रसूल बिल्कुल मेरे साथ लगकर बैठा था। वो कहने लगा, अब इंटरोगेशन सेंटर की इमारत की पहली मंजिल पर नजरें जमाओ। मैंने दूरबीन को जरा नीचे किया तो मुझे इंटरोगेशन सेंटर की पहली मंजिल के कमरों की खिड़कियां बड़ी वाज़े होकर नजर आने लगीं। गुलाम रसूल आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, इस वक्त तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मैं पहली मंजिल के कमरों की अकवी खिड़कियां देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने आहिस्ता से कहा, दूरबीन को पहली मंजिल के आखिरी कमरे के कोने की तरफ ले जाकर देखो। तुम्हें वहां एक छोटा दरवाजा नजर आएगा। मैं दूरबीन को उसी तरफ ले गया। वहां दीवार में एक दरवाजा था जो आम दरवाजे से तंग और मेहराबदार था। दरवाजा बंद था। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या तुम दरवाजा देख रहे हो? मैंने कहा, देख रहा हूँ। गुलाम रसूल बोला, यह दरवाजा नीचे इन तहखानों में जाता है जहां बुल खान दूसरे हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के साथ कैदोबंद और टॉर्चर की अजियतें बर्दाश्त कर रहा है। यह दरवाजा सिर्फ उस वक्त खुलता है जब किसी को अंदर से जाना या अंदर बाहर आना होता है। तुम्हें इस दरवाजे के बाहर एक डोगरा सिपाही गश्त करके पहरा देता नजर आएगा। मैं अभी दूरबीन में से तहखाने के दरवाजे को देख रहा था कि एक डोगरा सिपाही राइफल कांधे पर रखे दरवाजे के आगे से गुजर गया। वो पहरा देने के अंदाज में कदम कदम चल रहा था। 5-6 कदम चलने के बाद वो वापस पलट आया और एक बार फिर दरवाजे के सामने से गुजर गया। मैंने गुलाम रसूल से कहा, मैं पहरे पर मौजूद डोगरा सिपाही को देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने कहा, अब दूरबीन का रुख उस मंजिल के कोने की तरफ जरा नीचे ले जाओ और फर्श को देखो। मैंने वैसा ही किया। फर्श ईंटें जोड़कर बनाया गया था और दूरबीन में मुझे उखड़ी हुई ईंटें साफ नजर आ रही थीं। गुलाम रसूल ने कहा, क्या तुम फर्श को देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ। गुलाम रसूल बोला, क्या तुम्हें फर्श पर कोई और चीज भी नजर आई है? मैंने गौर से देखा तो इमारत की पहली मंजिल वाली दीवार से 2 कदम हटकर जमीन पर गोल लोहे का ढक्कन पड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैं लोहे का एक गोल ढकना देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने कहा, इस ढक्कन को और तहखाने को जाने वाले दरवाजे को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें रात के वक्त आना होगा जब दिन की रोशनी नहीं होगी। जिस ढक्कन को तुम देख रहे हो ये इंटरोगेशन सेंटर के सीवरेज का ढक्कन है। ये गटर जमीन के अंदर सारी इमारत का पानी लेकर जमीन के नीचे से होता हुआ एक जगह इस नहर में जाकर शामिल हो जाता है जो इस इमारत की दूसरी जानिब बहती है और जिसकी वजह से ये इंटरोगेशन सेंटर मशहूर है। एक बार फिर इन तमाम मकामात को गौर से देखकर अपने जहन में इसका नक्शा बिठा लो। मैंने सब जगहों को पूरी तवज्जो से देखा और कहा, मैंने एक एक जगह देखकर नोट कर ली है। गुलाम रसूल बोला, अब दूरबीन को बाएं जानिब घुमाकर ऊपर ले जाओ। तुम्हें इमारत के अकवी टीले की ढलान नजर आएगी। इस ढलान पर खारदार तारों की दीवार नहीं बनाई गई। खारदार तारों का जंगला ऊपर टीले पर मगरिब से मशरिक की तरफ लगाया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है और हालात उल्टा रुख इख्तियार कर लेते हैं तो तुम्हें इस ढलान पर चढ़कर खारदार तारों के जंगले को काटकर और डोगरा सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर टीले की दूसरी तरफ निकलना होगा। यह बड़ा मुश्किल काम होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गुलाम रसूल ने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखों के आगे से दूरबीन हटा दी। मैंने आंखें झपकते हुए कहा, कोशिश करूंगा, आगे अल्लाह मालिक है। गुलाम रसूल ने दूरबीन का फीता उसके गिर्द लपेटते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें भी कुछ चीजों का मालिक बनाया है, नीचे आ जाओ। हम हुजरे में वापस आए तो मौलवी साहब नहीं थे। गुलाम रसूल ने दूरबीन थैले में डाली, थैला अपने गले में लटकाया और कहने लगा, इसी तरह मेरे पीछे पीछे चले आना। मैं तुम्हें वो जगह दिखाने चला हूँ जहाँ इस इमारत का सूरज का पानी नहर में गिरता है। वो पहले निकल गया। मैं उसके बाद जूते हाथ में पकड़े मस्जिद के सहन में से गुजरा तो मौलवी साहब मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़े थे। वो इस बात की निगरानी कर रहे थे कि अगर कोई खतरा हो तो हमें फौरन आकर बता दें। मैंने आंखों ही आंखों में एहतरामन मौलवी साहब को सलाम किया और गुलाम रसूल जिस तरफ गया था उस तरफ चल दिया। गुलाम रसूल बाजार के आखिर में जाकर
उस तरफ घूम गया जिधर जम्मू शहर की ये नहर इंटेरोगेशन सेंटर के पीछे से गुजरती थी। ये जगह आबादी से बाहर थी। नहर की एक जानिब सड़क के किनारे किनारे लकड़ी के खोखे बने हुए थे, इनमें दुकानें थीं। गुलाम रसूल इन खोखों के पीछे हो गया। ये नहर का आबादी की तरफ वाला किनारा था और मकानों की अकबी दीवारें और खिड़कियां नजर आती थीं, मगर यहाँ दरख्त उगे हुए थे जिनकी शाखों की वजह से नहर के किनारे पर नजर नहीं पड़ती थी। नहर के किनारे जगह जगह गीली मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। मालूम होता था कि नहर की सफाई हुई थी और नहर की मिट्टी निकालकर बाहर डाल दी गई थी। गुलाम रसूल एक जगह मिट्टी की ढेरी के पास इस तरह बैठा जैसे थक गया हो और आराम करना चाहता हो। उसने पाँव से जूता उतार दिया था और हाथ से पाँव दबा रहा था। मैं उसके करीब आया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, बैठ जाओ, जो मैं करता हूँ तुम भी करो। मैंने भी बैठते हुए जूते उतार दिए और हाथ से अपने पैर दबाने लगा। हमारा रुख नहर की तरफ था। ये नहर छोटी थी, इसका गदला पानी खामोशी से बह रहा था। पानी में गले सड़े पत्ते और कागज वगैरह तैरते चले आ रहे थे। गुलाम रसूल ने अपने वाले किनारे की तरफ देखकर कहा, जरा आगे होकर देखो। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि किसी इमारत के गटर का पाइप नहर में गिरे, मगर इस शहर में ये वाहिद मिसाल है कि ऐसा हुआ है। तुम्हें नीचे सुरंग नजर आएगी। ये वो सुरंग है जिसमें से इंटेरोगेशन सेंटर के सीवरेज का पानी बड़े पाइप के जरिए नहर में से गुजरकर सामने वाले किनारे के नीचे से होकर गंदे नाले की तरफ निकल जाता है। मैंने पांव दबाते दबाते आगे को झुककर देखा। काफी बड़ा सीमेंट का पाइप सुरंग के अंदर से निकलकर नहर में उतर गया था। सुरंग में पाइप के ऊपर काफी खुली जगह थी। गटर का पानी खुली सूरत में लाने के बजाय बड़े पाइप जमीन के नीचे क्यों न बिछाया गया? पाइप एक सुरंग में क्यों बिछाई गई है? गुलाम रसूल ने कहा, तुम्हें इस सुरंग में से गटर के साथ साथ इंटेरोगेशन सेंटर में दाखिल होना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। एक बार फिर इस जगह को अच्छी तरह से देख लो और जो निशानी लगानी है लगा लो। मैंने कहा, मैंने जो कुछ देखना था देख लिया है। वो बोला, अच्छी बात है। अब ऐसा करो कि जिस तरफ से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ उसी तरफ से चलकर वापस कोठरी में पहुंच जाओ। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तुम्हें रास्ता याद रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल याद रहा है। उसने कहा, तो फिर फौरन वापस चल पड़ो। मैं रात को किसी वक्त आऊंगा, बाकी बातें उस वक्त होंगी। मैं नहर के किनारे किनारे वापस रवाना हो गया। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा कि गुलाम रसूल भी वहां से गया है या नहीं। मैं जिन रास्तों से होकर वहां आया था वो रास्ते मुझे पूरी तरह याद थे। वैसे भी अभी शाम नहीं हुई थी, दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं चलते चलते वापस उस वीरान जगह पर आ गया जहां कोठरी बनी हुई थी। अब मुझे रात का इंतजार था, मगर मुझे जो कुछ करना था वो मुझे मालूम हो गया था। मुझे रात के वक्त नहर में जाकर सीवरेज के पाइप वाली सुरंग में उतरकर जमीन के अंदर ही अंदर पाइप के साथ चलते चलते उस मेन होल तक पहुंचना था जहां पर सीवरेज का पानी इमारत की मुख्तलिफ नालियों में से गुजरता हुआ बड़े पाइप में आकर गिरता था। यह मेन होल उस जगह गटर और पाइप की सफाई के लिए बनाया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सुरंग नहर से लेकर इंटेरोगेशन सेंटर के अंदर तक 500-600 फुट लंबी होगी, मगर कुछ मालूम नहीं था कि सुरंग अंदर जाकर कहाँ से तंग हो जाती है और कहीं बंद ही न हो जाती हो और सिर्फ पाइप दीवार में घुस जाता हो। मैं रात पड़ने तक इस अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन के तमाम पहलुओं पर गौर करता रहा। मुझे गुलाम रसूल का बेताबी से इंतज़ार था, क्योंकि वही आकर मुझे इस सुरंग के बारे में कुछ बता सकता था। इशा का वक्त गुजर गया था कि गुलाम रसूल आ गया। वो साथ कुछ भुना हुआ गोश्त और दूसरे थर्मस में चाय भर कर लाया था। हमने सुबह की बची हुई रोटियों के साथ भुना हुआ गोश्त खाया, चाय पी। इस दौरान गुलाम रसूल ने मुझे सुरंग के बारे में कुछ न बताया। मैंने भी न पूछा। जब हम चाय पीने लगे तो मैंने उससे पूछा कि कहीं ये सुरंग जमीन के अंदर जाकर बंद तो नहीं हो जाती। गुलाम रसूल बोला, नहीं, मैंने इसके बारे में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर से सारी बातें मालूम की हैं। ये सुरंग इतनी चौड़ी और ऊंची है कि आदमी पाइप के ऊपर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर आगे जा सकता है। असल में यह सुरंग जम्मू के किसी राजा ने अपनी हवेली के बाग में नहर का पानी लाने के लिए बनाई थी, मगर वक्त के साथ साथ ये सुरंग मिट्टी से भरती गई और नहर की सतह से ऊंची होती गई। अब इस हवेली में भारतीय हुकूमत ने इंटेरोगेशन सेंटर बना लिया है और यहाँ का गंदा पानी सुरंग में पाइप बिछाकर नहर के अंदर से गुजार कर शहर के बड़े डंप में डाला जाता है। पाइप की सफाई साल में एक हवा के प्रेशर के साथ की जाती है, लेकिन साल में एक बार सुरंग को भी साफ किया जाता है। सुरंग में ताज़ा हवा उन हवादानों से आती है जो इमारत के अंदर और इमारत और नहर के दरमियान आबादी में 3 जगहों पर ऊंचे गोल पाइपों की शक्ल में लगाए गए हैं। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे किस रात इस मिशन पर जाना चाहिए। गुलाम रसूल बोला, तुम किसी भी रात को जा सकते हो। अभी तो गुलखान इसी इंटेरोगेशन सेंटर में है। कोई पता नहीं 2-3 दिन के बाद उसे अमृतसर या जालंधर के इंटेरोगेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल रात अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मैं गुलखान को इस जहन्नम से निकाल लाने में कामयाब हो गया तो हमें कहाँ जाना होगा।
गुलाम रसूल बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं? मैं नहर के किनारे लकड़ी के खोखों के पास, जहां गटर की सुरंग का मुंह खुलता है, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक बंद जीप में सांस लाया हूँगा। तुम दोनों को जीप में बिठाऊंगा और तुम्हें एक ऐसी खुफिया जगह पर ले जाऊंगा जहां जम्मू की पुलिस तो क्या, मकबूजा कश्मीर पर काबिज सारी डोगरा मिलिट्री भी नहीं पहुंच सकेगी। ये मेरे लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात थी। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मुझे कल रात किस वक्त जाना चाहिए? गुलाम रसूल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, रात 1 बजे के बाद का वक्त ठीक रहेगा। उस वक्त तक नहर वाले बाजार के सारे खोखों की दुकानें भी बंद हो चुकी होती हैं। आप मुझे कल रात कहाँ मिलेंगे? वो बोला, मैं ठीक 12:45 कल रात यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हम दोनों यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे, क्योंकि रात के वक्त तुम रास्ता भूल सकते हो। वो दूसरी रात आने का कहकर चला गया। वो रात मैं अपने मिशन के प्लान पर काफ़ी गौर करता रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यह मिशन ज़्यादा खतरनाक था। कमांडो का कोई मिशन आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर वो दुश्मन के इलाके में है तो हर मिशन के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। कमांडो की हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि वो जान की बाजी भी लगाए और मरने से पहले अपना टारगेट ज़रूर मार ले। टारगेट मारे बगैर मरने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा मसला भी यही था कि मैं हर हालत में टारगेट मार लेना चाहता था और बुल खान को हर सूरत वहां से निकाल लाना चाहता था। यही मेरे मिशन का मकसद था। दूसरा दिन भी इसी उधेड़बुन में गुजर गया। दोपहर को रात की जो रोटी बची हुई पड़ी थी वही खाई। थर्मस में से चाय निकाल कर पी ली। प्यास लगी तो कोठरी में से निकलकर बड़ा मोहतात होकर चलता पहाड़ी नाले पर गया और पानी पीकर वापस आ गया। दिन किसी तरह गुजरने का नाम नहीं लेता था। आखिर खुदा खुदा करके सूरज गुरूब हुआ और फजा में शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। रात हो गई। मैंने रुमाल खोल कर देखा, सिर्फ एक रोटी बची हुई थी। मैंने वही चाय के साथ खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने तयम्मुम करके कोठरी के अंदर ही इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद खुदा के हुजूर अपनी मिशन की कामयाबी के लिए खुशो खुजू से दुआ मांगी और चारपाई पर बैठ गया। लालटेन की बत्ती मैंने नीचे की हुई थी। मेरी पतलून की जेब में धमाका खेस महलूल की शीशी भी मौजूद थी। उसे मैंने इसलिए रखा हुआ था कि शायद किसी जगह इसकी जरूरत पड़ जाए, अगरचे इसका इम्कान नहीं था, क्योंकि मेरा ये मिशन खालिस एक्शन का मिशन था, जहां मुझे बहादुरी और दलेरी से काम लेते हुए, अपने हवास को कंट्रोल में रखते हुए अपने साथी को दुश्मन के घेरे से निकाल कर लाना था। मुझे मालूम था कि वहां बड़ा कड़ा पहरा होगा, सिक्योरिटी सख्त होगी। जरा से शक पड़ने पर मुझ पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे इसी किस्म के कमांडो ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई थी और बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के अलावा मेरा जज्बा भी काम कर रहा था। जहां बेहतरीन तरबियत के साथ जज्बा भी शामिल हो जाए, वहां कमांडो जरूर टारगेट मार लेता है। मुझे भी यकीन था कि अगर गुल खान इंटरोगेशन सेंटर के तहखाने में मौजूद हैं तो मैं नाकाम वापस नहीं आऊंगा। मैंने दूसरी जेब में से अपना 12 बोर का रिवॉल्वर निकाल लिया और उसका चैम्बर खोलकर सारी गोलियां निकाली और रुमाल से उसे साफ करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। जब रात के 12 बजे तो मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से गोलियां रिवॉल्वर में डाली, चैम्बर को बंद किया, लालटेन की बत्ती और नीची की और उठकर दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखने लगा। एक साया कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त पिस्तौल की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। रिवॉल्वर पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत थी, क्योंकि मैं अभी तक साये को पहचान नहीं सका था। जब साया जरा करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये मेरा साथी गुलाम रसूल था। मैंने दरवाजा खोल दिया। गुलाम रसूल ने अंदर आते ही सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस तरह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने दूर से आपको पहचान लिया था। वो बोला, ये बात किसी भी कमांडो को खतरे में डाल सकती है। उसने झुककर लालटेन की बत्ती जरा सी ऊंची कर दी। कोठरी में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या तुम कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। माशाल्लाह। गुलाम रसूल ने मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, आधी रात के बाद इंटरोगेशन सेंटर के पीछे टीले पर गार्ड की ड्यूटियां बदलती हैं। पहले 3 सिपाही चले जाते हैं, दूसरे 3 सिपाही आ जाते हैं। मैंने कहा, इस वक्त 12 बज चुके हैं। मेरा ख्याल है गार्ड ड्यूटी बदल गई होगी, हमें निकलना चाहिए। क्या आप जीप साथ लाए हैं? गुलाम रसूल बोला, हमारा आदमी जीप लेकर नहर किनारे वाले खोखों के पास मौजूद होगा। तुम उसकी फिक्र न करो, मैं भी तुम्हें टारगेट पर पहुंचाकर जीप में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम्हें सब कुछ तेजी से करना होगा। जितनी देर करोगे खतरा बढ़ता जाएगा। मैंने कहा, मैं 1 सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। तो फिर चलो। उसने लालटेन बुझा दी। हम कोठरी से बाहर आए। गुलाम रसूल ने उसे ताला लगाया और हम रात के अंधेरे में शहर की तरफ चल पड़े। अब हम साथ साथ चल रहे थे। साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मेरी जेब में था। धमाका खेज मवाद वाली शीशी भी मेरी जेब में थी। हम शहर की बैरूनी दीवार के साथ बहने वाली नहर के पास पहुंच गए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे थे। एक जगह 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। हम जल्दी से एक तरफ अंधेरे में छुपकर बैठ गए।